में कराने जा रहा हूं डीप कॉन्सेप्ट टॉक मेरे प्यारे बच्चों, मेरी पहली चर्चा। और डीप कॉन्सेप्ट टॉक जो नए बच्चे जब जुड़ेंगे उनके लिए बस संक्षेप में यह है कि प्रतिदिन एडिटोरियल में कोई भी संगठन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोई भी नीति योजना कार्यक्रम जो एडिटोरियल में चर्चा में रहती है, जिसके एग्जाम में आने की संभावना रहती है, वो यहाँ पर डीप कॉन्सेप्ट टॉक में मैं कराता हूं, जिससे आप उस विषय पर क्या अपनी गहरी समझ बना लें। जैसे कुछ दिन पहले I2U2 कराया, सीधा 2022 के क्वेश्चन यानी 2022 के मेंस में I2U2 कूद पड़ा। वैसे ही तो आपको बस क्या करना है, डीप कॉन्सेप्ट टॉक को सोचिए साल भर में कितना, यानी एक संडे निकाल दिया जाए तो लगभग 330-35 डीप कॉन्सेप्ट टॉक, रिवीजन हो गया 50 का, मान लीजिए 300 डीप कॉन्सेप्ट टॉक आप एक महीने में, एक साल में कर रहे हैं, कितना कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा आप सोचिए आपके दिमाग में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बिम्स्टेक के ऊपर मेरे प्यारे बच्चे। चूंकि बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल रीडिस्कवरिंग एडिटोरियल था द हिंदू में, तो बिम्स्टेक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे क्योंकि उसमें बिम्स्टेक की चर्चा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आइए जरा समझते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक और उसका सबसे पहले फुल फॉर्म समझते हैं। बिम्स्टेक यानी मेरे प्यारे बच्चों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव यानी यह बंगाल की खाड़ी का एक इनिशिएटिव है, एक नवाचार है। किस चीज के लिए मेरे प्यारे बच्चों? मल्टी सेक्टोरल यानी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए यह संगठन बना है बिम्स्टेक। आई होप आप समझ गए होंगे। यानी क्या है? मल्टी सेक्टोरल, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया संगठन है। इसके नाम से स्पष्ट होता। तो बिम्स्टेक क्या है? अगर कोई आपसे यह प्रश्न पूछे कि बिम्स्टेक क्या है तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे इसका फुल फॉर्म बताते हुए कि बिम्स्टेक एक बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन है। और यह बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी देश के क्षेत्रों में तकनीकी और आर्थिक सहयोग में वृद्धि करने पर काम करता है, जिससे सभी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी से लगे जितने भी देश हैं सबको तकनीकी और आर्थिक लाभ प्राप्त हो और उसके माध्यम से सभी देश आर्थिक समृद्धि और समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं इतना आपने पढ़ लिया, बस बात खत्म। तो एक क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है मेरे प्यारे बच्चों, रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है। और आपके सिलेबस में भी GS2 अगर IR को हम ले ले तो उसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह। तो ये क्या है? यह क्षेत्रीय समूह है, द्विपक्षीय, बायलैटरल, क्षेत्रीय, रीजनल, ठीक है, वैश्विक, ग्लोबल। सिलेबस में तीनों लिखे हुए हैं। तो ये क्या है? GS2 IR खंड में सिलेबस में रीजनल यानी क्षेत्रीय। तो आप देख सकते हैं रीजनल मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके 7 सदस्य हैं। याद रखेगा, जो बंगाल की खाड़ी से अपनी सीमा साझा करते हैं। यह बात यहां पर लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो 7 देश हैं, वह देश कौन कौन से हैं सबसे पहले देख लेते हैं। वो है बांग्लादेश, वो है भूटान, वो है भारत, वो है नेपाल, वो है श्रीलंका, वो है म्यांमार और वो है थाईलैंड मेरे प्यारे बच्चों। और यह कब अस्तित्व में आया? तो 6 जून 1997 को मेरे प्यारे बच्चों बैंकॉक, जो कि थाईलैंड में है, बैंकॉक घोषणा के माध्यम से यह हमारे सामने आया। तो कभी प्रीलिम्स में पूछ ले कि बैंकॉक घोषणा का संबंध किससे है, तो आप याद रखेगा, यहां पर बोल दीजिएगा कि बिम्स्टेक किससे। तो ये हो गया टोटल फैक्ट, ध्यान रखें टोटल फैक्ट हो गया। और एक एक चीज देखिए, बिम्स्टेक पर चर्चा क्यों है मेरे प्यारे बच्चों? बिकॉज ऑफ बिम्स्टेक अपना, मैंने क्या बताया था, जरा तुरंत कमेंट चाहूंगा मैं। बिम्स्टेक इस वर्ष 2022 में मेरे प्यारे बच्चों अपना, यानी 97 में बना, 97 3 हो गया 2000, और अभी चल रहा 22 यानी 25 हो गया टोटल। यानी बिम्स्टेक अपना इस साल 25th एनिवर्सरी मना रहा है। और मैंने हमेशा कहा जब भी 25वां, जब भी 50वां एनिवर्सरी हो किसी भी चीज का, 10वीं एनिवर्सरी हो, 5वीं हो, 15वीं हो, यूपीएससी पूछता है कितनी बार कहा हूं कि ये 25वां है, पेपर आउट है, आएगा कि नहीं आएगा। चलो बताइए बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताइए कितनी बार बोला था मैं। अपनी अपनी ग्रेटनेस के लिए नहीं यार, आई एम 0, मुझे हटाइए।
बस एक बात आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए बात बोल रहा हूं कि कमेंट करिए अभी जो लाइव में आप लोग, और जो बाद में देखते हैं वो लोग भी मुंडी हिलाएंगे अवश्य। कितनी बार कहा था यह वर्ड, क्या कि 25वां है, 25वां साल मनाने जा रहा है बच्चों, सार्क थोड़ा इररिलेवेंट हो रहा है तो बिम्स्टेक को पूछेगा। और जब बिम्स्टेक पढ़ाया तो उसी के साथ साथ मैंने सार्क भी पढ़ा दिया और वही टोटल टॉपिक आ गया यूपीएससी में, बिम्स्टेक और सार्क का कंपेयर करता हुआ 2022 में। तो इसका मतलब है कि अगर हम अगले साल, ये जो इतनी मैंने बात कही इसका मतलब ये नहीं कि सुनील अभिव्यक्ति कोई जीनियस है, नो 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 नो, मैं तो अभी भी स्टिल बिग जीरो, चूंकि एक प्री हो ही नहीं रहा है तो मैं अभी जीरो हूं। बट मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल आप फॉलो करेंगे तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन लेकर के मस्तिष्क में और एग्जाम में लिखने जाएंगे, मेंस में और प्रीलिम्स में भी आपको बहुत फायदा होगा। अब जैसे बिम्स्टेक पर प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन नहीं आ सकता 2023 में, 25 साल पूरे हो रहे, 2023 में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको इस हिसाब से तैयार रहना है मेरे प्यारे बच्चों। अब आता है फिर प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, इसका सेक्रेटरीट, इसका सचिवालय कहां है, तो इसका सचिवालय ढाका बांग्लादेश में है। ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ढाका बांग्लादेश में मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। सबसे पहले इसमें 4 सदस्य देश थे, याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी 4 सदस्य कौन कौन से थे, और इसको एक आर्थिक ब्लॉक के रूप में जाना जाता था, इकोनॉमिक ब्लॉक के रूप में, कि 4 देश मिल करके आर्थिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा, जिनका संबंध बे ऑफ बंगाल से है। और उसमें 4 सदस्य जब थे तो वह बिस्टेक के नाम से जाना जाता था। बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, और ई से यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो पहले यह इस रूप में था, बाद में और 3 सदस्य आए तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव हो गया। और आप देख सकते हैं यानी अपनी 25वीं एनिवर्सरी 2022 में ये मना रहा है, इस साल 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। अब आप देख सकते हैं तो 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। कितनी बार कहा था कि क्वेश्चन आ रहा है, जरा बताइए कितनी बार कहा था। और यही बार बार कि बच्चे 25वीं है, अलर्ट रहना, आ रहा है इस बार, 22 वालों अलर्ट रहना इस बार, ये भी नहीं कि 23-24 वालों, 22 वालों के लिए आप देखिए क्वेश्चन आ गया। और क्वेश्चन क्या है आपके सामने है, GS2 2022 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपके विचार में क्या बिम्स्टेक सार्क की तरह एक समानांतर संगठन है, यानी पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन है बिल्कुल सार्क की तरह? तो ऑब्वियस है बिल्कुल भी नहीं, सार्क की तरह पैरेलल, यानी सार्क और बिम्स्टेक अलग है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अरे भाई स्वाभाविक है, सार्क में दक्षिण एशियाई देश हैं, लेकिन बिम्स्टेक में तो थाईलैंड भी आ रहा है ना, ध्यान रखिए आप। तो सार्क की तरह इन दोनों के बीच क्या समानता है, यानी बिम्स्टेक और सार्क के बीच में क्या क्या समानता है, और अब देखिए क्या असमानता है, और बिम्स्टेक के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए, जरा देखिए। यानी तीसरे पार्ट पर आज के टॉपिक में आप फोकस करेगा कि भारतीय विदेश नीति के लक्ष्य इसको स्थापित करने से कैसे प्राप्त हुए। तो ऑब्वियस है, अब देखिए इस पॉइंट को अपने दिमाग में बस रखे रहिए, फटाफट रखे रहिए, कि भारत की विदेश नीति के लक्ष्य बिम्स्टेक की स्थापना से कैसे साधित हुए हैं, कैसे सार्थक हुए हैं, कैसे इंप्लीमेंट हुए हैं। जो भी शब्द आप अपने दिमाग में रखना चाहते हैं रखिए, अभी यहीं पर एक छोटी सी पंक्ति आएगी और मैं वहीं बता दूंगा इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बच्चों कितनी बार कहा था। हाँ लेकिन यह भी था कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या बिम्स्टेक प्रासंगिक है, मान लीजिए यही कोई पूछे, अगली बार आ जाए, मान लो 2024 में आ जाए, स्टेट पीसीएस, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं खासकर अगर वो आईएएस की तैयारी करते हैं, स्टेट पीएससी की भी करते हैं ये भी, और इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो स्टेट पीएससी, तो स्टेट पीएससी में आ सकता है बिम्स्टेक की प्रासंगिकता। तो आप लिखेंगे भैया हम 25वीं वर्षगांठ तो मना रहे हैं, पॉइंट को नोट करिएगा, 1997 में हमारी स्थापना हो गई थी बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से, लेकिन पिछले 25 वर्षों में जो शिखर सम्मेलन होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, जो समिट होनी चाहिए केवल 4 बार हुई है, याद रखिएगा। बिम्स्टेक की समिट, बिम्स्टेक के सम्मेलन 25 वर्षों में 4 बार, यानी 25 को अगर हम 4 से भाग दें तो लगभग 6 वर्षों में एक बार। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि बिम्स्टेक भले 25 वर्षों का हो चुका है,
लेकिन अभी तक समिट केवल 4 बार हुई है, इसलिए बिम्स्टेक की उपलब्धियां व्यवहारिक रूप से लगभग ना के बराबर ही हैं। यानी थोड़ी बहुत उपलब्धियां हैं, तो सार्क जैसे वर्तमान में इरेलीवेंट है, तो बिम्स्टेक भी बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है। आप साफ साफ यह बात लिख सकते हैं और आपके पास तर्क है, फैक्ट है, मेरी बात मत मानिए, इसके आधार पर लिख दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, स्टैंड फॉर द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मैंने आपको बता दिया 7 सदस्य देश कौन कौन है, देख सकते हैं, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, यानी जो भी पूरे रेड कलर में, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, ठीक है ना, श्रीलंका हो गया, ठीक है, तो ये सारे। तो अब ये कैसे सार्क से अलग है, तो इसमें आप देखोगे आसियान के देश भी, कुछ आसियान के देश भी शामिल हैं, इसलिए यह सार्क से अलग। सार्क में केवल दक्षिण एशिया के देश शामिल हैं, ध्यान रखिएगा, आसियान के देश पूर्वी एशिया के देश हैं। तो सबसे बड़ा एक अंतर तो यहां पर यही आ गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1997 में बना बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस पहली, यानी इसकी महत्ता क्या है, बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस क्या है, बिम्स्टेक की महत्ता क्या है। तो सबसे पहली महत्ता, सबसे पहला इंपॉर्टेंस है कि विश्व की जनसंख्या का 22%, यानी अगर संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 100 है, तो 100 का 22 आदमी तो यहीं पर रहता है, कहां पर, बिम्स्टेक में रहता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर इन सभी 7 सदस्य देशों की जीडीपी को जोड़ दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों जो कंबाइंड जीडीपी होगी वह $2.7 ट्रिलियन की होगी, यानी एक बड़ी इकोनॉमी। $2.7 ट्रिलियन एक फैक्ट के रूप में हमको नहीं पढ़ना है, यानी हमें इस रूप में देखना है। जब हम मेंस में इस प्रश्न को लिखेंगे तो यही फैक्ट एनालिसिस के रूप में आएगा। कैसे आएगा, $2.7 ट्रिलियन का मतलब 7 देशों की इकोनॉमी का साइज बड़ा है। अगर ये आपस में बेहतर इकोनॉमिक ट्रेड करें और टेक्निकल सहयोग करें, तो स्वाभाविक है, यानी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ब्लॉक इससे बनाया जा सकता है, इसमें संभावना है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो ये हो गया इसके माध्यम से। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, अब और इंपॉर्टेंट क्या है, संपूर्ण विश्व का, याद रखिएगा, जो वस्तुओं का व्यापार होता है वह संपूर्ण विश्व का 1/4, 1/4 वस्तुओं का व्यापार ये इसी बंगाल की खाड़ी से होता है। यानी 100 में से 25 वस्तुएं जो व्यापार के लिए जाती हैं वह इसी बे ऑफ बंगाल से होकर के जाती हैं। तो आप देख सकते हैं विश्व की 1/4 वस्तुओं का व्यापार बंगाल की खाड़ी से होता है। तो इसका मतलब है कि कितना इसका भू आर्थिक महत्व है, जियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। इसलिए इन राष्ट्रों को कहीं ना कहीं इस पर बेहतर काम करने की जरूरत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 6 फोकस एरिया हैं, यानी 6 केंद्रित क्षेत्र हैं जहां पर यह बिम्स्टेक के सदस्य देश मिल करके काम करने की संकल्पना लिए हैं। और वो क्या क्या है, ट्रेड यानी व्यापार पर काम करेंगे, दूसरा मेरे बारे बच्चों तकनीक यानी टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, तीसरा ऊर्जा पर काम करेंगे, चौथा ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन पर काम करेंगे, पांचवा टूरिज्म पर काम करेंगे, और इसके बाद फिशरीज पर काम करेंगे। तो 6 इसको रट लीजिएगा, यहीं पर आपका समझिए बिम्स्टेक खत्म, ये 6 क्षेत्र। तो ये 6 क्षेत्र, अगर इन 6 क्षेत्रों में यह 7 देश मिल करके काम करें तो ऑब्वियस है, यानी इनकी जीडीपी का साइज बड़ा है, $2.7 ट्रिलियन, सभी 7 देशों की जीडीपी को मिक्स कर दिया जाए तो इसका मतलब है कि अगर ये मिल करके इन 6 सेक्टर में काम करें, इन 6 क्षेत्रों में काम करें, तो हम बिम्स्टेक को एक व्यापक आर्थिक ब्लॉक बना सकते हैं कि नहीं। चलिए आपसे मैं कमेंट करके पूछता हूं, कमेंट करिए, आप सोचिए, आप बिल्कुल आप लिखेंगे यस सर, बिल्कुल बनाया जा सकता है। इसलिए इस प्रकार का फैक्ट जो हम पढ़ते हैं कि 25 सालों में केवल 4 बार बिम्स्टेक की समिट हुई है, यह हमें हतोत्साहित करती है। क्यों? क्योंकि संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, और उस संभावना को दोहित करने के लिए, यानी संभावना पोटेंशियल बहुत ज्यादा, लेकिन उस पोटेंशियल का दोहन करने के लिए, उस पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करने के लिए सभी सदस्य राष्ट्रों में प्रतिबद्धता नहीं दिखाई दे रही है, जिसका प्रमाण है कि 25 वर्षों में
केवल 4 बिम्स्टेक शिखर सम्मेलनों का होना। मजा आ गया, एकदम क्लियर हो गया बच्चे, बिल्कुल पानी की तरह। विद वन क्वेश्चन याद रखिएगा, यहां पर आपको बता दिया। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ बिम्स्टेक, यानी बिम्स्टेक की इंपॉर्टेंस क्या है और खासकर हिंदुस्तान के लिए। हालांकि हमने वहां सब बता दिया, वो जो मैंने ये डिस्कशन किया सब बता दिया है, वही बातें यहां पर फैक्ट के रूप में है, तो कोई बताने की जरूरत नहीं मेरे प्यारे बम्स। अब इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, ये वाली, ये तो मैंने डायग्राम में बता दी, यहां पर जो ये डायग्राम में बता दिया। अब आता है, यानी ये वाली लाइन बड़ी ही मजेदार है। अब लेकिन इस लाइन को पढ़ने से पहले इस प्रश्न को पढ़िए, इस प्रश्न को पढ़िए, तब मैं आऊंगा एक बार फिर से। इस नए संगठन यानी बिम्स्टेक, हालांकि नया तो कहीं है नहीं, तो जो क्वेश्चन, हालांकि ये कहीं से नया तो है नहीं, क्योंकि नया संगठन यार 1997 में बना, 25 साल हो गए, नया तो एकदम से नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि अब अगर इसकी सबमिट वगैरह होगी नहीं, चर्चा में आएगा नहीं, तो फिर ये नया ही लगेगा। लेकिन फिर भी अब यूपीएससी ने बनाया। इस नए संगठन यानी बिम्स्टेक के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए, अब मैं ये सिखाने जा रहा हूं। सोचिए आप, हाउ आर इंडियन फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स। जरा शब्दों पर जोर दीजिएगा, मेरी एनालिसिस पर नहीं कि सर हर चीज को जोड़ते हैं, नहीं नहीं, जरा बारीकियों को पकड़िएगा, जिससे आपका पढ़ने का तरीका चेंज हो जाए। आप यही नहीं, कोई भी विषय पढ़ें तो छोटे छोटे पॉइंट्स पर आप फोकस करें। क्या कह रहा है, फॉरेन पॉलिसी यानी हिंदुस्तान के फॉरेन पॉलिसी के कुछ उद्देश्य, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसको इसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है बिम्स्टेक। अब देखिए लिखा हुआ है यहीं पर, बिम्स्टेक मैटर्स टू इंडिया एज इंडिया हैज मेड बे ऑफ बंगाल इंटीग्रल टू इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट। जरा जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से प्रश्न पढ़िए, मुस्कुराएंगे आप कि एक एक लाइन। और ऐसा नहीं, बिम्स्टेक में मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, डीप कॉन्सेप्ट टॉक में बिम्स्टेक हो चुका है कि नहीं हो चुका। जिस बच्चे ने गहराई से पढ़ा होगा, देखिए क्या कह रहा है कि यह भारत की विदेश नीति के उद्देश्य को कैसे प्राप्त करने में मदद कर रहा है। और लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यानी बे ऑफ बंगाल इंटीग्रल, इंडिया ने बे ऑफ बंगाल को भारत की पड़ोस प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट नीति यानी पूर्व की ओर देखो नीति का एक हिस्सा बनाया है। अब जरा देखिए, जरा हिंदी में भी पढ़ लीजिए। बिम्स्टेक भारत के लिए मायने रखता है, भारत मतलब भारत की विदेश नीति के लिए मायने रखता है। क्या रखता है, भारत की विदेश नीति के लिए मायने रखता है। तो बिम्स्टेक भारत की विदेश नीति के लिए मायने रखता है। क्यों मायने, क्योंकि भारत ने बंगाल की खाड़ी को भारत की पड़ोसी पहले और एक्ट ईस्ट नीतियों का अभिन्न अंग बना दिया है, जो क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। यानी जो भारतीय विदेश नीति के दो आदर्श हैं, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति, जिसके अंदर वह आसियान के देशों के साथ गहरा संबंध बनाना चाहता है, तो इन दोनों नीतियों को बिम्स्टेक के माध्यम से यानी भारत प्राप्त कर सकता है। और यही इस प्रश्न का उत्तर है कि बिम्स्टेक के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए। क्या ये दोनों पॉइंट एग्जाम में लिख करके आप शानदार नंबर प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, इसके अलावा क्या पढ़ने की जरूरत है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यानी छोटी छोटी बारीकियां इस क्लास में, जहां पर भी मैं झुकूं, थोड़ा ऐसे हूं, तो तुरंत समझिए कि सर जब झुक रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, घुस रहे हैं, बहुत ज्यादा अंदर जा रहे हैं, तो वहां पर आपको एकदम अलर्ट हो जाना है। गुरु झुके इसका मतलब, या कुछ ऐसा इधर उधर किए तो इसका मतलब वहां से क्वेश्चन या क्वेश्चन का पॉइंट हमारे सामने आ रहा है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। मजा आ गया कि नहीं मजा आ गया। इसी इतने में हमने इंडिया की यानी बिम्स्टेक कैसे भारत की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर रहा है सीख लिया। नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, दोनों भारत की विदेश नीति और दोनों को प्राप्त करने में बिम्स्टेक मदद कर सकता है, क्योंकि भारत ने बे ऑफ बंगाल को भारत की दोनों नीतियों का एक हिस्सा बना रखा, नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीति। तो मजा आ गया होगा बच्चे। अब फिफ्थ बिम्स्टेक समिट 2022 में हुई,
2022 में हुई कहां मेरे प्यारे बच्चों? 30 मार्च को हुई है। पांचवा कहां? कोलंबो में हुई मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब बताने की जरूरत नहीं है, पिछले 4 वर्षों के अंतराल के बाद यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण है, बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर हुए थे। ये पीटी का भी क्वेश्चन है, बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर कहां हुए? तो यानी कोलंबो समिट में हुए हैं। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है, क्या आपको पता था इतनी बारीकी से? यानी बिम्स्टेक चार्टर, चूंकि प्रीलिम्स में पूछ सकता, बिम्स्टेक चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुए मेरे प्यारे बच्चों? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस चार्टर के तहत सदस्यों से हर 2 साल में एक बार मिलने की उम्मीद की जाती थी। चार्टर के साथ बिम्स्टेक का अब एक अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व है, एक प्रतीक के रूप में इसका एक झंडा भी है।